चलिए अगला स्पेशल पॉइंट में हम देखते हैं। देखिए आपको मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था, याद है? अच्छा, एक नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको कुछ ऐसा ही बताया था। देखिए उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, आपस में सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। और एक नॉर्मल क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड और हर क्रोमेटिड में एक एक डीएनए होता है, राइट? अगर याद हो तो आपको, ठीक है। और एक एक अच्छा, ये एक एक क्रोमेटिड एक एक क्रोमेटीन से बने हुए हैं। आपको पता है ना, ये क्रोमेटीन था, उसी के अंदर पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और फिर वो क्या किए, अपने आप को कंडेंस्ड होने लग गए और फिर से 2 क्रोमेटिड बन गया। आपको मैंने सिखा चुका है, मतलब सिखा चुका हूं। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। लेकिन कई बार पता क्या होता है, एक क्रोमोसोम में 2 से अधिक क्रोमेटिड हो जाता है, उसी को बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब ऐसा कैसे हो जाता है, एक और बात बताइए। आप जानते हैं कि अगर ये नॉर्मल डीएनए, देखिए इधर इधर इधर, ये नॉर्मल क्रोमेटीन है मान लिया जाए, ठीक है। तो आपको पता है, मान लो कि नॉर्मल क्रोमेटीन है, ओके। ये क्या क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन है, ओके। तो आप जानते हो कि एस फेज में इसका क्या होना है, डीएनए का डुप्लीकेशन होना है, राइट? अरे बोलो, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होना है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो पता है आपको, ठीक है। तो लो, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, 1 से 2 डीएनए बन गए उसी में से। लो, अब ये धागा थोड़ा मोटा दिखने लगा, अब प्रोटीन बिखरने लगे, मतलब अपने आप को शेप लेने की कोशिश करेंगे अब तो ये, ठीक है। तो डबल होना चाहेगा, तो धीरे धीरे आगे चल के 2 क्रोमेटिड बन जाएगा, आपको पता है ही। कंडेंसेशन होने के बाद पूरा पढ़ा रखा है क्रोमोसोम में, ठीक है। तो देखो ये 2 क्रोमेटिड हो गए, नॉर्मल डीएनए बन गया। लेकिन अब बताओ अब क्या होना चाहिए? अच्छा कोई बताओ अब क्या होना चाहिए, शिवानंद तुम बताओ, इसके बाद अब क्या होना चाहिए, इस क्रोमोसोम के साथ अब क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो नॉर्मली। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, बहुत स्लो आता है तुम्हारा, माइक खराब है, 4 दिन से काहे नहीं ठीक करवाते हो जी? खाली चौक पर घूमते हो इधर से उधर, माइक ठीक ना करवाया जाता है? आवाज कमेंट करो, इसके बाद क्या होगा बताओ। इसको बोलते अभिषेक, बताओ इसके बाद क्या होना चाहिए? सर काइनेटोकोर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद लो काइनेटोकोर दिखा दिया, उसके बाद सर स्प्लिटिंग होगा। सर हाँ इक्वेटर पे पहले जमा हाँ होगा, ठीक है, वो उसके सब बाद समझ गए। क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अरे बोलो, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन की वजह से क्या होगा, क्रोमेटिड का डिवीजन हो जाएगा। बोलो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा फिर से, ये एक क्रोमेटिड अलग हो जाएगा और दूसरा क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, और फिर वो धागा बन जाएगा। आपको पता है, लो एक एक डीएनए आ गया इसके अंदर नॉर्मली, ये लो ये लो, सब पढ़ा रखा है, इसको नया बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एक एक क्रोमेटिड, ये तो क्या था, क्रोमोसोम था ना जी, ये पूरा एक क्रोमोसोम था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक एक क्रोमेटीन हो गया, क्रोमेटिड हो गया फिर से, ठीक है। अब ये क्या होगा, डिकंडेंस हो जाएगा, आपको पता है, फिर डिकंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ डिकंडेंसेशन हो जाएगा, फिर से वो एक एक धागा बन जाएगा। अब वो एक एक धागा अलग अलग डॉटर सेल में चल जाएगा, उसमें डीएनए, लो एक एक धागा बन गया, लो उसमें डीएनए, डीएनए के चारों थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह है, तो ये क्या है, क्रोमेटीन है। तो बोलो नॉर्मली यही ना होता है जी, क्या है, एक एक क्रोमेटीन है, ये एक एक क्रोमेटीन है, तो नॉर्मली यही होता है। लेकिन मान लो बाय चांस यहाँ के बाद डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ना हो, बाय चांस, क्या बोला मैंने, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ना हो, नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अच्छा बता, नॉर्मली फिर एक क्रोमेटीन बना, फिर से ये वही काम करेगा कि नहीं, बोलो। अरे यार, ये क्रोमेटीन फिर से वही काम करेगा कि नहीं, बोलो। लेकिन अगर मान लो यहाँ डिवीजन ना हो, सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हुआ, ओके, सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हुआ, तो क्रोमोसोम कैसा रहेगा, डबल क्रोमेटिन स्टेज में रहेगा, देख रहे हो ना। तो ये ही क्रोमोसोम चल जाएगा फिर से कहाँ, रेप्लिकेशन में, समझ रहे हो, कहाँ चल जाएगा, रेप्लिकेशन में। मतलब क्रोमोसोम मतलब कि डीएनए इन क्रोमोसोम शो रेप्लिकेशन, डीएनए इन क्रोमोसोम शो रेप्लिकेशन। तो बताओ क्या होगा अब यहाँ, अगर यहाँ से डीएनए चला गया रेप्लिकेशन करने के लिए,
एक ही क्रोमोजोम के अंदर दो डीएनए, मतलब दो क्रोमेटिड था, दो डीएनए था, बताओ क्या होगा? सीन बताया क्या होगा? देखो इधर आगे देखो, अब मान लो ये क्रोमोजोम था, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ, ये क्रोमोजोम था, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कई कारण हो सकता है, नहीं हुआ, बस सीधा मानो ना, नहीं हुआ, ठीक है। क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ, ये सेंट्रोमेर था, सेपरेट नहीं हुआ। अब ये चला गया कहाँ? एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पे भी हो एस डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो बताओ एक ही क्रोमोजोम में अब दोनों अपना अपना डीएनए बनाएगा, तो एक क्रोमेटिड इधर और बन जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर और बन जाएगा, देख रहे हो? देखो ना, दो डीएनए होगा इधर और दो डीएनए इधर हो जाएगा, समझ रहे हो? अब मान लो फिर से वही हो जाए, सेंट्रोमेर का डिवीजन ना हो, समझ रहे हो? एक क्रोमोजोम के पास सिंगल क्रोमोजोम हैविंग मेनी क्रोमेटिड, मेनी क्रोमेटिड ब्रैकेट में मोर देन टू, मोर देन टू, ऐसे ही क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? पॉलीटीन क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? पॉलीटीन क्रोमोजोम। और यहां पर जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ऐसे केस में कि क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ, चल गया डीएनए, इसको बोलते हैं पॉलीटीनी। क्या बोलते हैं? पॉलीटीनी। क्योंकि यही पॉलीटीन क्रोमोजोम बनाने के लिए जिम्मेवार है, यही प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन। और आगे पहले हुआ नहीं था क्या? यहाँ देखो, यहाँ के बाद ये लाइन कंटिन्यू है, यहाँ हुआ नहीं था, नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, और चला गया कहाँ? डिवीजन एस फेज में डिवीजन करने के लिए, और वो चला गया एस फेज में डिवीजन करने के लिए, तो वो डिवीजन कर दिया, तो पॉलीटीन क्रोमोजोम बन गया। अब बन गया तो बन गया। अच्छा, इसका नाम पॉलीटीन क्रोमोजोम और प्रोसेस पॉलीटीनी। रही बात कि इसको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम क्यों बोलते हैं? इसको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम इसलिए बोला जाता है बच्चों, इसको पहली बार एक इंसेक्ट है जिसका नाम है चिरोनोमस। क्या नाम है? चिरोनोमस। चिरोनोमस इंसेक्ट की लार्वा में, LARVA है, चिरोनोमस इंसेक्ट की लार्वा में पहली बार देखा गया था। हालांकि आज तो ये बहुत जगह देखा जाता है, चिरोमोनस इंसेक्ट की लार्वा में ये पहली बार देखा गया। और वह ये क्या कर रहा है पता है? एक्चुअल में ये एक ही क्रोमोजोम के अंदर, अच्छा ऐसा नहीं कि ये केवल इंसेक्ट के लार्वा में मिलता है, आज तो ये अच्छे अच्छे प्लांट में मिलता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एनिमल में भी मिलता है, लेकिन पहली बार चिरोनोमस इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं लार्वा में भी, कौन? स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड जो बन रहे थे उसमें पाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम। काहे कि चिरोनोमस लार्वा जो था उसके सलाइवरी ग्लैंड जो बनाने वाले सेल थे, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड वाले सेल में देखा गया कि अरे रे तो बहुत, एक क्रोमोजोम एक से अधिक क्रोमेटिड रख रहा है, तो इसको बोला गया पॉलीटीन क्रोमोजोम, क्योंकि एक से अधिक क्रोमेटिड है। तो क्या करता है पता है? अगर बताओ, अगर ज्यादा नंबर ऑफ डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इससे क्या होता है? आगे चल के कई सारे डीएनए से कई सारा आरएनए बनेगा। तो अगर कोई भी एम्ब्रियो, सॉरी हाँ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जैसे चिरोनोमस का एम्ब्रियो मतलब लार्वा, एम्ब्रियो से लार्वा बनता है ना, तो अगर इसको लार्वा से कन्वर्ट होना है एडल्ट में, किसमें? एडल्ट में। एम्ब्रियो से लार्वा बन गया, लार्वा को कन्वर्ट होना है किसमें? एडल्ट में। बोलो जी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं कि नहीं? अच्छा, इंसेक्ट के केस में इसको मोल्टिंग कहते हैं, इंसेक्ट के केस में इस मेटामॉर्फोसिस को मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है? लार्वा का एडल्ट में बदलना। तो इस दौरान बताओ ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत सारा ऑर्गेन बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसीलिए साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि इसीलिए उस टाइम एक क्रोमोसोम में एक से अधिक क्रोमेटिड था, लेकिन जब वो नॉर्मल एडल्ट बन गया तो फिर वहां पर एक क्रोमोसोम में दो ही क्रोमेटिड दिखता है, जब मेटाफेज में देखने को मिलता है। यही है पॉलीटीन क्रोमोसोम। बोलो समझ में आ गया पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है? सबको समझ में आया? बोलो जल्दी, सब कोई बोलो, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है? समझ में आ गया? हाँ सर। अरे रिभा, तुम्हारा हाथ नहीं दिख रहा आज। सर उतना समझ में नहीं आया। अच्छा, उतना समझ में नहीं आया। अब बताते हैं क्यों नहीं आया, तुमको हम बता रहे हैं। तुम क्रोमोसोम वाला लेक्चर देख लिए? नो सर।
क्रोमोजोम वाला लेक्चर जिस दिन देखोगे ना, उस दिन ये वीडियो फिर से देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। हर आदमी का दवा अलग अलग होता है ना। अब जिसको पेट खराब हुआ है उसको सर दर्द का दवा नहीं दे देंगे, ठीक है। तो हर आदमी का दवा क्या है कि देखो, ये हम बता रहे तुमको कहाँ प्रॉब्लम आया होगा कि सर ये क्रोमेटिन से क्रोमोजोम कैसे बन गया, क्रोमोजोम से क्रोमेटिन, फिर क्रोमेटिन कैसे बन गया, यहीं पे समस्या आया है। यस सर। हाँ, तो एक्चुअल क्या है ये पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुम क्रोमोजोम पढ़ोगे ना जब, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी लोगों को समझ में आ गया पॉलीटीन क्रोमोजोम क्या होता है? जो पूरा क्लास के उनको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए सर हाँ बोलो बोलो। सर ये डिसीज है कि मतलब ये ज्यादा एडवांटेज करता है? नहीं, ना डिजीज है ना एडवांटेज है, ये हर ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग अलग स्पेशल सेल्स में ये केस देखने को मिलता है, इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर नॉर्मल सेल्स के अंदर जहां ऐसा नहीं होना चाहिए वहां ऐसा होने लगे, तब ये एबनॉर्मलिटी होगा, तब। अदर मैं बताऊं, प्लांट के अंदर भी मिलता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। टेपेटम का सेल होता है, टेपेटम एक सेल, छोड़ो कुछ नहीं, मैं बता दूंगा। प्लांट में टेपेटम के सेल्स के अंदर ओवरऑल डीएनए कंटेंट ज्यादा रखना पड़ता है, तो वहां पे पॉलीप्लाइडी भी होता है, पॉलीटेनी भी होता है। वो छोड़ो, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट रिप्रोडक्शन तो बता दूंगा। कई जगह प्लांट में ऐसा देखने को मिला, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है। कुल मिला के समझो, जहां ज्यादा प्रोटीन बनाने की आवश्यकता है वहां अगर ऐसा है तो ये सिग्निफिकेंट है, और जहां इसकी आवश्यकता ही नहीं है वहां ऐसा हो जाए तो वो एबनॉर्मेलिटी हो जाएगा फिर। क्लियर? अरे बोलो। तो ये अब देखो, आप तो इसका क्या करो, डायग्राम का आप चाहो तो ले लो, क्या इसे स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, ठीक है। और पॉलीटीनी क्रोमोसोम के बारे में आप थोड़ा एक दो पॉइंट लिख लो थ्योरी के फॉर्म में, जल्दी से स्टार डाल के लिखते चलो खटाक से, एक दो पॉइंट जल्दी खटाखट लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा, एक पॉइंट बताना भूल गए, सुनो सुनो सुनो, हाँ सुनो सुनो। ये जब ये मैंने कहा ना कि ये डीएनए क्या है, डीएनए से आरएनए बनना है, आरएनए से प्रोटीन बनना है, लेकिन ये डीएनए तो पैकेज फॉर्म में होगा ना जी, आपको पता है ना, डीएनए तो पैकेज फॉर्म में होगा। तो ये डीएनए क्या करता है, जगह जगह पर अपना पैकेजिंग खोल लेता है, खास करके वहां जहां यू क्रोमेटिन है। आपको पता है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ क्या हेटेरोक्रोमेटिन है, यहाँ क्या हेटेरोक्रोमेटिन है, यहाँ क्या हेटेरोक्रोमेटिन है। तो जहां जहां यू क्रोमेटाइजेशन है वहां वहां ये डीएनए अपना सेगमेंट क्या करता है, थोड़ा ऐसे खोल लेता है। क्या करता है? खोल लेता है। देखो, खोल लिया, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे खोल लेता है, जहां जहां का यू क्रोमेटाइजेशन है। तो आपको नहीं लग रहा कि वहां ऐसे फूला हुआ पोर्शन है? बोलो, पफ लग रहा है? पफ 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 लग रहा है? ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे मान लो ये है तो यहाँ पे ऐसे मोटा मोटा सा एक रिंग टाइप का बन गया है? क्योंकि इस क्रोमोसोम को पहली बार देखा था इसी बालबियानी साहब ने, इसलिए उन्होंने इस पफ को नाम दे दिया बालबियानी रिंग। क्या नाम दे दिया? बालबियानी रिंग नाम दे दिया। इसलिए कई बार इस क्रोमोसोम को बालबियानी क्रोमोसोम भी कर देते हैं। उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, टीरोनोमस लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के सेल्स में उन्होंने ये बात देखा था। उन्होंने कहा ये भाई पफ क्यों बना है? तो बोला वो जहां जहां यू क्रोमेटाइजेशन है ना, वहां वहां उन्होंने अपना डीएनए को खोल लिया और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना रहा है। और वो प्रोटीन उसको वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प कर रहा है। पता मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो उस दौरान कई सारे प्रोटीन वगैरह चाहिए होते हैं अलग अलग ऑर्गेन बनने के लिए। तो इसीलिए एक क्रोमोसोम के अंदर कई सारे क्रोमेटिन, मतलब क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड का खुला खुला सा डीएनए, बीच बीच में वो रिंग जैसा दिख रहा है, पफ जैसा दिख रहा है, उसी को बोल रहे हैं बालबियानी रिंग। तो बोलो, बालबियानी रिंग और पफ भी क्लियर हो गया क्या है? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार। अब लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ईसीजी ईसी बालबियानी, ईसी बालबियानी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ईसी बालबियानी in salivary gland of Chironomus larva। इंसेक्ट है ये, Chironomus larva, ब्रैकेट में डाल लेना, ये इंसेक्ट है।
चिरोनोमस लार्वा। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट जल्दी लिखो। ये था इट वाज डिस्कवर्ड बाय बालबियानी रिंग इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ चिरोनोमस लार्वा। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस क्रोमोसोम number of chromatids are very high. Number of chromatids are very high. Number of chromatids are very high. Next point, in this chromosome at some places swollen areas are present. Swollen areas are present. Swollen areas are present, which are called as puff. Which are called as puffs. Puffs. और बालबियानी रिंग, और बालबियानी रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बालबियानी रिंग्स और पफ, बालबियानी रिंग्स और पफ helps in synthesis of RNA and protein. RNA and protein. Next point, these proteins are concerned with metamorphosis or molting process of insect larva. Molting process of insect larva. Molting process of insect larva. लिख लिए? अरे लिख लिए? चलिए अगला, मैंने ये पहला टाइप बताया क्रोमोसोम का। स्पेशल टाइप में क्या था? पॉलीटीनी, मतलब पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्रोमोसोम बता रहा हूं मैं स्पेशल टाइप में, थोड़ा नॉर्मल से अलग दिखता है, जिसका नाम है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम। कितने लोग बचपन में लैंप साफ किए हैं? कितने लोग लैंप यूज किए हैं बचपन में? लैंप इस टाइप का हुआ करता था पहले, आजकल तो ट्यूबलाइट आ गया। इस टाइप का लैंप हुआ करता था, ये स्टैंड हुआ करता था। ठीक है, ये नीचे इस टाइप से हुआ करता था, ये नीचे टंकी टाइप से हुआ करता था। ठीक है, और इसमें यहाँ पे तेल डालने वाला हुआ करता था। ठीक है, और ये ऊपर से इस टाइप से हुआ करता था। ठीक है, और इसमें एक शीशा आता था फिट करने के लिए, शीशा फिट होता था इसमें इस टाइप से। सर मेरे बगल में रखा हुआ है। हाँ, तो ये लैंप हुआ करता था पुराने जमाने में, तो खूब चलता था, आजकल भी चलता है। तो इस लैंप का जो शीशा है, इस शीशा को साफ किया जाता था, एक खास टाइप का ब्रश हुआ करता था। वैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, इसमें हाथ घुसा के कपड़ा से साफ कर लेते थे, लेकिन उस टाइम के जो वीआईपी लोग थे, उस टाइम के वीआईपी लोग एक ब्रश रखते थे, और वो ब्रश इसके अंदर सीधे घुस जाता था ऐसे। ये था मेन सेंट्रल एक्सिस। ये क्या था? ब्रश का यहाँ पे पकड़ने वाला हुआ था ऐसे। ये हुआ करता था सेंट्रल एक्सिस। क्या होता था?
और इस सेंट्रल एक्सिस से कई सारे फिलामेंट निकले होते थे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, ऐसे फिलामेंट निकले होते थे, फिलामेंट ऐसे, और वो होते थे सूता या फिर इस टाइप का कुछ फाइबर टाइप का, जो क्या करता था इस शीशे के किनारे पे लगा हुआ जो भी कार्बन पार्टिकल है उसको वहां से रिमूव कर देता था। तो ये जो खास टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें सेंट्रल एक्सिस है और उससे साइड साइड में क्या निकले हुए हैं, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं लैंप ब्रश। क्या बोलते हैं इसको, लैंप ब्रश, मतलब लैंप को साफ करने वाला ब्रश। आजकल ये ब्रश काम आता है टेस्ट ट्यूब को साफ करने में, लैब के एक्सपेरिमेंट में, तब भी काम आता था, आज भी काम आता है। तो आजकल अगर आप टेस्ट ट्यूब वगैरह जाएंगे, देखेंगे लैब में इस टाइप से टेस्ट ट्यूब होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो कई सारे टेस्ट ट्यूब में क्या होता है ना कि कंडीशन ऐसा चाहिए होता है कि बिल्कुल टेस्ट ट्यूब ड्राई हो, अदरवाइज अगर एक्सपेरिमेंट में वाटर आ गया तो हमारा जो डाटा है वो गलत आ जाएगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो आजकल हम लोग टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए लैंप ब्रश काम में ले आते हैं, इस टाइप से डालते हैं अंदर, तो जो भी पार्टिकल होता है वो उसको साफ कर देता है। और अगर तुमको ये देखना ही है तो देखो मेरे पास भी होगा, वहां पे लेके आओ, तो वहां कोने में टंगा है, लेके आओ तो। अरे देखे होगे सभी लोग, आई थिंक देखे होगे इस टाइप के ब्रश को। ये एक सेंट्रल एक्सिस होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होता है, और सेंट्रल एक्सिस से, हाँ देखो इस टाइप का, देखो दिख रहा होगा सभी को। मैंने ये रखा बोतल साफ करने के लिए, बोतल साफ करने वाला है सर। हाँ बोतल साफ करने के लिए रखा है मैंने इसको। तो आप देख पा रहे हो इसमें, ये देखो सेंट्रल एक्सिस है ना, ये सेंट्रल एक्सिस है, और देखो इसमें कई सारे क्या निकले हुए हैं, फाइबर निकले हुए हैं ना, कई सारे फाइबर। तो ऐसा ही शेप का सेम एकदम इसी टाइप का खास स्ट्रक्चर का एक क्रोमोसोम होता है, इस टाइप का बता रहा हूं, ऐसे उस क्रोमोसोम में ये सेंट्रल एक्सिस होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस होता है क्रोमोसोम का, और उससे कई सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से देख पा रहे हो। लड़की बोली चलो आज फिर एगो नया मेहंदी का डिजाइन मिला, सावन में पूरा मेहंदी का डिजाइन मिलिए गया है। ये मेहंदी का डिजाइन नहीं है, ये क्रोमोसोम है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, ये मेहंदी का डिजाइन नहीं है, जिसमें कि ये सेंट्रल एक्सिस है। ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस है। और ये क्या है बच्चे, ये बताओ बच्चों, ये वाला जो लाल वाला आपको दिख रहा है, ये है डीएनए लूप। क्या है ये, डीएनए लूप है। एक्चुअल में होता क्या, मैं बताऊं, ऐसा क्रोमोसोम आपको कब दिखेगा, आपको याद कीजिए, मैंने कुछ जब सेल डिवीजन पढ़ाया था तो आपको एक बात मैंने कहा था, मियोसिस 1 के, याद करो, प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेज, मैंने कहा था कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिप्लोटिन स्टेज में कई साल तक अटकी रहती है, कई महीनों तक अटकी रहती है, इसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। ह्यूमन का भी एम्ब्रियो, मतलब ह्यूमन का भी, फीमेल का उस साइड भी इसका एग्जांपल है, जहां लगभग 10-12 साल जो सेल उस साइड स्टेज में अटकी रहती है। तो ऐसे ही पहली बार एम्फीबियन के उस साइट में पहली बार डिस्कवर किया गया था, एम्फीबियन के उस साइट में देखा गया स्टडी के दौरान, जब उसका सेल स्टडी किया जाता था मतलब कि मियोसिस को, तो देखा गया कि ये कुछ ऐसे सेल हैं जो मियोसिस शो करते हैं और ये कई सालों से प्रोफेज 1 में अटके हुए हैं डिप्लोटिन स्टेज में। लेकिन ये डिप्लोटिन स्टेज में स्टार्टिंग में जैसे थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने शेप को मॉडिफाई किया क्रोमोसोम में, और ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। नॉर्मली क्रोमोसोम तो कैसा होता है बताओ जी, ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है ना जी क्रोमोसोम नॉर्मली। तो उन्होंने किया क्या पता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये और ये, इसको बना लिया मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस के दोनों तरफ अपने डीएनए के कंटेंट को और अच्छे से क्या कर लिया, फैला दिया। क्यों फैलाया भाई, देखना यहाँ पे एक्सेस रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, बात ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे एक्सेस रेप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने क्या किया, फैला लिया। लड़की करे चले सर नया डिजाइन मिला है मेहंदी का, ईवीए को नया डिजाइन, ईवीए को नया डिजाइन, अरे नया डिजाइन नहीं है, एक क्रोमोसोम है। और इसी पोर्शन का मैंने जूम डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, ये देखो सेंट्रल एक्सिस है और उसका चारों लूप, वो डीएनए लूप है। इसका मतलब जो नॉर्मल क्रोमोसोम हुआ करता था, उन्होंने ही अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। जब सेल थी
मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज में। सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ? एक बात बताइए, सेल को आगे अब नहीं बढ़ना है डिवीजन में, डिप्लोटिन में अटके रहना, कितना दिन? भाई समझ रहे हो, डिप्लोटिन सालों साल लटकने की स्टेज है, सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा रीवा, तुमको कंफ्यूज नहीं होना है सब बात सुन के, ये मत सोचना कि नया नया बात पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम बैकअप लो, तब जाके आज वाला लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम क्रोमोसोम पहले नहीं पढ़े हो तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो नॉर्मल क्रोमोसोम ने क्या किया, डिप्लोटिन स्टेज में अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। काहे किया? एक बार पता है, जब हो रहा होता है ऊजेनेसिस, तो ऊजेनेसिस में जब एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो एग फॉर्मेशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है जिसका नाम है वाइटेलोजेनेसिस। क्या नाम है? वाइटेलोजेनेसिस। एग होता है ना, एग, तो उसमें जो प्रोटीन होती है उसको बनाने की प्रोसेस होती है वाइटेलोजेनेसिस। तो उस दौरान प्रोटीन है भाई, प्रोटीन तो आरएनए से बनता है और आरएनए तो डीएनए से बनता है। तो सेल ने सोचा कि भाई इतने दिन तक बैठे रहेंगे क्या? बैठे तो नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं है, चलो बैठे बैठे क्या काम कर लेते हैं, डीएनए से आरएनए बनाकर प्रोटीन बना लेते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। तो इस डीएनए उन्होंने क्या किया, अपने डीएनए को खोला, खोल के और सरफेस एरिया बढ़ाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना के वाइटेलोजेनेसिस तो करा लें कम से कम अभी। तो डीएनए खुला, अब देखो डीएनए से नॉर्मली ऐसे था, उसका रूप खुला, तो बीच में जो थोड़ा बहुत प्रोटीन था वो इस कलर से अब मैं दिखा रहा हूं, वो बन गया सेंट्रल एक्सिस, और डीएनए खुलने के बाद जो ब्लू कलर दिख रहा है वो बन गया लूप। तो ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, अरे लाल लाल लूप हो गया, मतलब डीएनए का ही लूप है। और इसने अपने चारों ओर क्या किया, आरएनए बना लिया। अरे ये आरएनए मान लो, ये आरएनए बना लिया अपने चारों ओर, और उसके बाद प्रोटीन भी बन गया, ये लो पीला पीला प्रोटीन भी बन गया। मतलब लूप के चारों ओर आपको क्या थोड़ा डिजाइनदार टाइप का दिखने लगा, जैसे लड़की लोग मेहंदी जब लगाएगी सावन में तो क्या करेगी, पहले लाइन खींचेगी, फिर उसके बगल में एकदम उंगली लगाएगी मेहंदी, पर ऐसे वो आता है, वो ऐसे ऐसे वाला क्या कहता है, कुप्पी है, देखो बोले कुप्पी, पहले उससे लगाया गया, उसका उंगली घसेगी ऐसे ऐसे, पता जब इससे लगाइए ले तो फिर उंगली का घस रहे हो, या तो इससे लगाओ तो उंगली लगाओ, पहले इससे लगाएगी फिर उंगली घसेगी, फिर पता नहीं और क्या क्या। तो ऐसे ही लाल लाल क्या हुआ, ये लाल लाल हुआ डीएनए, डीएनए उसके चारों, अरे क्या हो गया, टाइम आउट हो गया, नहीं टाइम आउट नहीं हुआ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड जस्ट। हाँ, तो लाल लाल क्या हो गया, डीएनए लूप, और उसके चारों ओर ये जो आपको फाइबर फाइबर टाइप का दिख रहा है क्या है, आरएनए है, एमआरएनए जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये क्या है, आरएनए है, और ये पीला पीला क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन। यही जो पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसको अगर पूरे को गौर से देखेगा तो क्या ये पूरा स्ट्रक्चर, इधर देखिए, क्या ये पूरा स्ट्रक्चर एगो लैंप ब्रश जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे बोलो, और ये भी एक पूरा का पूरा लैंप के ब्रश जैसा लग रहा है कि नहीं देखने में, इसीलिए इसको बोल दिया गया लैंप ब्रश क्रोमोसोम। सिग्निफिकेंस क्या है, सेल तो डिवीजन में अटकी थी, चलो भाई कुछ काम ही कर लेते हैं, तो क्या कर लें, वाइटोलोजेनेसिस कर लें। क्या होगा वाइटोजेनेसिस से, तो प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन आगे काम ही आएगा एग का, वही प्रोटीन अगले जनरेशन में भी जाएगा, क्योंकि जो एग होता है उसका साइटोप्लाज्म जाता है अगले जनरेशन में, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में। तो प्रोटीन बना लिया बैठे बैठे, और उसका बताओ बच्चों, फिर ये जैसे ही खत्म होगा ना ये डिप्लोटिन स्टेज, तो ये सब कुछ लूप अपना समेटेगा और नॉर्मल शेप पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लेकिन पता है वो जो पॉलीटीन क्रोमोसोम पढ़ा ना अभी ये वाला, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जहां बन के अगर किसी ऐसे सेल में बन गया जहां नहीं बनना था, तो वो क्रोमोसोम कुछ दिन में डीजनरेट हो जाएगी और वो सेल भी डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि अधिक में कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। वो था पॉलीटीन क्रोमोसोम। लेकिन ये जो लैम्प्रस क्रोमोसोम है फिर ये अपने आप को नॉर्मल शेप में कन्वर्ट कर लेगी, इतना वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपसे अगर पूछेगा भी तो ये पूछेगा कि लैम्प्रस क्रोमोसोम क्या होता है, तो बोलोगे कि एक ऐसा क्रोमोसोम जो लैंप के जैसा दिखता है, लैंप को साफ करने वाला ब्रश के जैसा दिखता है, तो वो लैम्प्रस क्रोमोसोम होता है। तो कहाँ मिलता है, तो कई सारे ऑर्गेन में मिलता है। कोई एग्जाम्पल, तो उस साइट ऑफ एम्फीबियन में पहली बार देखा गया था, चला खत्म। क्या सिग्निफिकेंस है, तो वाइटोजेनेसिस में प्रोटीन बना के देता है। तो बोलो सभी को क्लियर हो गया, लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्लियर। चलिए, तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में कुछ थ्योरी लिख लीजिए, अगर आपको स्लाइड लेना है स्क्रीनशॉट तो आपके सामने आप ले सकते हो, लैम्ब्रस क्रोमोसोम का स्लाइड थ्योरी लिख लीजिए जल्दी से। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्टली सीन इन
पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्टली सीन इन oocytes of vertebrates, oocytes of vertebrates, ब्रैकेट में amphibians, during diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1. Next point, concerned with वाइटेलोजेनेसिस, इसको बोलते हैं यॉक फॉर्मेशन। ऐसे लिख लो सेम, जो यॉक बनाना होता है ना, तो यॉक बनाने के दौरान ही ये देखा जाता है। यॉक एग का पार्ट होता है, उसमें मेनली प्रोटीन होता है, वही बनाने की प्रोसेस कहलाती है वाइटेलोजेनेसिस। तो ये क्रोमोजोम के स्पेशल टाइप थे। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में लेके 10 मिनट लगेगा, उसके बाद मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में लेते हैं वो स्पेशल पॉइंट, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से आप लोग। अच्छा, नोट्स में पॉलीटीन क्रोमोजोम और लैम्ब्रस क्रोमोजोम के बारे में जो भी पॉइंट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है। तो अगर उसमें कोई पॉइंट मिले नया तो आप ऐड कर सकते हो, इसी में ऐड कर सकते हो, सेम पॉइंट होगा। अगर एक दो लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, जैसे इसमें ये वाले में लिखा होगा मैंने इस वाले में कि ऐसा जो सेल जिसमें कि नहीं बनना था पॉलीटीन क्रोमोजोम बन जाएगा, तो वो बाद में पॉलीटीन क्रोमोजोम भी डीजनरेट हो जाएगा, सेल भी डीजनरेट हो जाएगा, सही लिखा हुआ है। अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, थोड़ा एक दो और स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।